नमस्कार, टीटी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश मना रहा है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती। संसद भवन परिसर समेत पूरे देश में बाबा साहेब की याद में विशेष प्रार्थना सभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का दौरा। दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का करेंगे उद्घाटन। 2.5 घंटे में सफर होगा पूरा। रोजगार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। बिहार को जल्द मिलेगा नया मुख्यमंत्री। एनडीए विधायक दल की बैठक में आज नए मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मोहर। एलपीजी से भरा एक टैंकर जग विक्रम आज पहुंचेगा भारत। पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर केंद्र सरकार की पैनी नजर। नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति प्राथमिकता। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा, ईरान को कभी भी नहीं मिलेगा परमाणु हथियार। शुरू की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों की नाकेबंदी। ईरान ने दी कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और इस दौरान वे कई अहम कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिसमें दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। पीएम देहरादून में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। 213 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का ये कॉरिडोर 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। कॉरिडोर दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड से गुजरता है। इससे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा में लगने वाला समय 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे रह जाएगा। यहाँ के स्थानीय लोगों को, व्यापारियों को, हमारे उद्योग समूह के लोगों को, किसानों को और नागरिकों को होने वाला है। वहीं जो हमारे राज्य के अंदर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, उन पर्यटकों को भी, अन्य कार्यों के लिए जो लोग आते हैं हरिद्वार, देहरादून, आसपास के क्षेत्रों में, ऋषिकेश, मसूरी, उन सभी को एक बड़ी सौगात मिलने वाली। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर में 10 इंटरचेंज, 3 रेलवे ओवरब्रिज और 4 मुख्य पुलों का निर्माण किया गया है। कॉरिडोर अत्याधुनिक परिवहन प्रबंधन तंत्र से भी लैस है। मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम 7 घंटे में, 6 घंटे में हम अपना सफ़र तय करते थे, अब वो हमारे लिए मिनिमम 2.5 घंटे का सफ़र हो गया है। तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी का। फ़ायदा ही होने जा रहा है, क्योंकि आजकल जैसे हम लोग पहले इतना टाइम लगता था, एक दिन पूरा ख़राब होता था, अब तो 2-2.5 घंटे में हम लोग दिल्ली जा सकते हैं, वो सेम डे वापस भी आ सकते हैं। और बाकी उन्होंने गरीबों के लिए इतनी सुविधाएँ करी हैं। क्षेत्र की पारिस्थितिक संवेदनशीलता, समृद्ध जैव विविधता और वन्य जीवों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इनमें 12 किलोमीटर लंबे वन्य जीव एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण शामिल है। ये एशिया के अपनी तरह के सबसे लंबे गलियारों में से एक है। यहाँ वन्य जीवों के लिए 8 पास और हाथियों के लिए 2 अंडरपास बनाए गए हैं। पीएम देहरादून के पास जय मां डाट काली मंदिर भी जाएंगे। प्रधानमंत्री वहां दर्शन पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री जी के लिए हम विशेष उनकी दीर्घायु के लिए, आरोग्यता के लिए माँ जगतजननी जगदम्बे भवानी, त्रिशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि उनका जीवन दीर्घायु हो, आरोग्यवान हो और जिस तरह से आज उन्होंने भारतवर्ष को बहुत ऊंचाई तक ले गए, इसी प्रकार से वो ऊंचाई तक भारतवर्ष को पहुँचाए। आज विश्व के अंदर जिस तरह से भारत का नाम है, तो ये तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से यात्रा तो तेज और आरामदायक होगी ही, आर्थिक अवसरों के द्वार भी खुलेंगे।
पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ इससे रोजगार के ढेरों नए अवसर भी पैदा होंगे। इस एक्सप्रेसवे पर आपको जिस रफ्तार से गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आएंगी, कुछ उसी तरह से अब उत्तराखंड का विकास भी रफ्तार भरने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में देश भर में मजबूत कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तस्वीर है, ये एक्सप्रेसवे उसी दिशा में एक बड़ा कदम साबित होने जा रहा है। बेहतर सफर, नए अवसर और तेज होती तरक्की, ये सड़क आने वाले कल की एक मजबूत नींव बनती हुई दिखाई दे रही है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ दीपक सिंह रावत, डीडी न्यूज, देहरादून। और आज पूरा देश भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की 136वीं जयंती मना रहा है। बाबा साहेब का योगदान सिर्फ संविधान तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज में समानता और न्याय की नींव रखने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार मानते हुए वंचित वर्गों को आगे बढ़ने की राह दिखाई। उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के एक छोटे से कस्बे महू में जन्मे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक बराबरी और समानता के लिए जो काम किया उसे कोई दोहरा न सका। उन्होंने अपने विचारों और दूरदृष्टि से समाज में वो अलख जगाई जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन गई। डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। बाबा साहेब जब केवल 6 वर्ष के थे तभी उनकी मां का निधन हो गया। अंबेडकर की शुरुआती शिक्षा मुंबई में हुई। 1897 में मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लेने वाले अंबेडकर सबसे पहला और एकमात्र दलित छात्र थे। अपने स्कूली दिनों में भी उन्हें सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का शिकार होना पड़ा था। स्कूली दिनों में हुए इस भेदभाव का उनके ऊपर गहरा असर पड़ा, जो उनके जीवन संघर्षों में भी दिखाई देता है। 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद 15 वर्ष की आयु में अंबेडकर की शादी रमाबाई से हो गई। 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हासिल करने के बाद अंबेडकर बड़ौदा राजघराने से मिलने वाली छात्रवृत्ति पर उच्च शिक्षा के लिए 1913 में अमेरिका चले गए। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने 1915 में MA और 1916 में PhD की डिग्री हासिल की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे लंदन चले गए, जहां ग्रेज इन में उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लेकर DSc की तैयारी करने लगे। 1917 में अंबेडकर ने अपनी मास्टर डिग्री पूरी की और 1923 में अर्थशास्त्र में DSc पूरा किया। DSc में उनके थीसिस का विषय था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, जिसे लंदन विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया था। इंग्लैंड में शिक्षा पूरी करने के बाद अंबेडकर 1924 में भारत लौटे। वापसी के दौरान वे कुछ वक्त के लिए जर्मनी में रुके और इस दौरान उन्होंने जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया। जो व्यक्ति कोलंबिया यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन सकता था, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर बन सकता था, ग्रेट बैरिस्टर बन सकता था, लेकिन उन्होंने उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए, क्योंकि जब उन्होंने बड़ौदा की रियासत जब छोड़ी थी तब उनको बहुत कष्ट हुआ। तब उन्होंने कहा, तय किया था आज भी बड़ौदा की वो ज़मीन, उस जगह पारसी धर्मशाला के ठीक सामने, उस जगह को संकल्प भूमि कहा जाता है। वहाँ पर उन्होंने जो संकल्प किया कि जब मेरे जैसे शिक्षित व्यक्ति को समाज स्वीकार नहीं कर रहा है तो मेरे समाज के जो अशिक्षित गरीब है उनको सम्मान कैसे मिलेगा। तो वह 1917 के उस संकल्प को भूले नहीं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पढ़ाई को पूर्ण करने के पश्चात बैरिस्टर बनने के बाद और 1924 में जब वापस आए तो इस भारत की आप कह सकते हैं राजनीतिक और सामाजिक क्रांति के लिए वो आगे बढ़े। बचपन से ही छुआछूत और जातिगत भेदभाव की पीड़ा को झेलने वाले बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत लौटने के बाद जात पात को खत्म करने और दलित लोगों के कल्याण में खुद को झोंक दिया। सबसे पहले उन्होंने दलित लोगों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना, आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और दलित वर्गों की शिकायतों का निवारण करना था। इस दौरान बॉम्बे उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हुए वो अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास में लगातार जुटे रहे।
भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती के अवसर पर संसद भवन परिसर के प्रेरणा स्थल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। बैसाखी दी बधाइयां, अज के जश्न मनावांगे। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। बीते एक दशक में देश बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए पूरी दुनिया बदली है। अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उड़ाए जाते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से मिट्टी से जुड़ने वाली उंगलियां अब आसमान की तकनीक संभाल रही हैं। जल जीवन मिशन से अब मीलों का सफर महज एक नल की दूरी पर सिमट आया है। समय की वो बचत अब खुद की पहचान बनाने में खर्च होती है। लखपति दीदी बनकर अब वो सिर्फ परिवार चलाने वाली नहीं, सफलता की मिसाल है। सालाना 1 लाख से ज्यादा की कमाई अब कोई सपना नहीं, एक हकीकत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने धुएं के अंधेरे से आजादी दी तो हर रसोई में उम्मीद की रोशनी आ गई। सुरक्षा का ढाल हो, कानूनी अधिकार या रहने का सुरक्षित ठिकाना, मिशन शक्ति ने हर मोड़ पर नारी को बेखौफ किया है। ऐसी तमाम योजनाएं आज देश की बेटियों को हर कदम पर आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि बेटियां अब सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, देश की शक्ति भी है। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के दौरे पर हैं और आज वो गांधीनगर में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर गांधीनगर के लोक भवन में आयोजित सामाजिक समरसता महोत्सव में भाग लेंगे। राष्ट्रपति डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी और उसके बाद वो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में भी मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू कल से महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगी। बात करते हैं बिहार की। बिहार में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक आज बुलाई गई है। इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में शाम 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने डीडी न्यूज के हमारे सहयोगी राजेश राज के साथ विशेष बातचीत में ये जानकारी साझा की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या क्या कार्यक्रम है और किस तरीके से विधायक दल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान ऑब्जर्वर शामिल होंगे और क्या क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है और हमारे विधानमंडल दल के नए नेता का यह निर्वाचन होगा। केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। तो उस बैठक में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भी रहेंगे और नेता का निर्वाचन होगा। तत्पश्चात 4 बजे बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए की भी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। क्या माना जाए कि इसी के साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होने का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाएगा? हाँ, कल बैठक नए नेता का निर्वाचन कल होगा। उसका एनडीए की बैठक में भी एनडीए के नए नेता का निर्वाचन होगा। तत्पश्चात कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें तो कौन कौन लोग दिल्ली से इस बैठक में शामिल होंगे? हाँ, मैंने कहा ना कि हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी कल उपस्थित रहने वाले हैं, वो रहेंगे। और फिर अभी जिनका जिनका कार्यक्रम आएगा, फिर जैसे ही कार्यक्रम आएगा आपको सूचना दी जाएगी। बीजेपी का कमल सबसे पहली बार बिहार में खिलेगा, उसके अपने मुख्यमंत्री जो हैं वो बनेंगे। कैमरामैन मोहित वीके के साथ बीजेपी दफ्तर पटना से
मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राज्य के दौरे पर हैं। वो आज जनसभाओं को संबोधित करेंगे, साथ ही साथ एक रोड शो में भी वो शामिल होंगे। अपने दौरे की शुरुआत वे उत्तर दिनाजपुर से करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह दक्षिण दिनाजपुर, मालदा दक्षिण और मालदा उत्तर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और जनता से सीधा संवाद भी करेंगे। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पश्चिम बंगाल में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में 3 रैलियां करेंगे। उनके चुनावी दौरे की शुरुआत रायगंज से होगी और इसके बाद वे मालदा पहुंचेंगे और मुर्शिदाबाद में भी रैली करेंगे। मालदा की मालतीपुर सीट पर इस बार त्रिकोणीय और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस की मौसम नूर का सामना बीजेपी के आशीष दास और टीएमसी के अब्दुल रहीम बॉक्सी से होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बताया कि राहुल गांधी इन रैलियों में पश्चिम बंगाल की जनता से जुड़े प्रमुख मुद्दों को उठाएंगे। और पश्चिम बंगाल के हल्दिया में जल संकट अब चुनावी जंग का अहम मुद्दा बन चुका है। जहां एक ओर सत्ताधारी दल टीएमसी शुद्धिकरण योजनाओं का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। अब देखना यह है कि इस औद्योगिक शहर के लोग इस बार के चुनाव में किसका साथ देते हैं। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन पश्चिम बंगाल के औद्योगिक गढ़ हल्दिया में यही जीवन अब चुनावी जंग का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। पूर्वी मेदिनीपुर की इस महत्वपूर्ण सीट पर पहले चरण का मतदान सिर पर है, लेकिन यहाँ की हवाओं में राजनीति से ज्यादा पानी का खारापन घुला है। हल्दिया की मिट्टी और पानी दोनों आज एक बड़े संकट की गवाही दे रहे हैं। स्थानीय निवासियों का दर्द गहरा है। भूजल इतना खारा हो चुका है कि उसे पीना तो दूर, इस्तेमाल करना भी दूभर है। नमक की इस बढ़ती मात्रा ने प्यास को महंगा कर दिया है। लोग या तो जेब ढीली कर बोतल बंद पानी खरीद रहे हैं या मीलों पैदल चलकर अपनी किस्मत का मीठा पानी तलाश रहे हैं। पानी का तो प्रॉब्लम है, जल निकासी नहीं है, क्या करेगा। हम पीते हैं, लेकिन ये हल्दिया जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, वो सारे जगह में पूरा पानी, नल का पानी जो वो सब जगह आता नहीं। सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के लिए यह साख का सवाल है। टीएमसी का दावा है कि विकास की गंगा बह रही है। शुद्धिकरण प्लांट से लेकर पाइपलाइन के विस्तार तक काम युद्ध स्तर पर जारी है। पार्टी का कहना है कि ममता सरकार का जल स्वप्न प्रोजेक्ट जल्द ही हर घर की प्यास बुझाएगा। पीने का पानी नहीं, उसको पीपल ऑफ बंगाल को पीपल के गया, उसको ममता बनर्जी को अगेंस्ट वो कैंपेन करने के लिए। विपक्ष टीएमसी के इस मीठे वादे को कोरी कल्पना बता रहा है। भाजपा का कहना है कि केंद्र की हर घर जल, हर घर नल योजना पूरे देश में सुपरहिट है, लेकिन हल्दिया में टीएमसी के राज में यह सिर्फ कागजों पर ही फिल्टर हो रही है। भाजपा ने कहा कि अगर सत्ता मिली तो आधुनिक वाटर प्यूरिफिकेशन तकनीक से हल्दिया का खारापन दूर किया जाएगा। भाजपा का जो सहायता आएगा तो उसको सरकार आएगा तो मोदी जी का जो प्रॉब्लम सपनों का जो जल, हर घर जल है, हर घर नल, हर घर जल, इसको हर बाड़ी दीजिए। चुनावी मैदान में खड़ी सीपीएम भी पीछे नहीं है। खारे पानी की समस्या को लेकर लेफ्ट ने भी ममता सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। इसके जिम्मेदार है पश्चिम बंगाल को, ममता बनर्जी को, तृणमूल गवर्नमेंट है, कुछ नहीं किया। बंगाल की औद्योगिक पहचान रखने वाले इस इलाके का वोटर अब समझदार हो चुका है। उसे बड़े बड़े भाषणों से ज्यादा साफ पानी की एक बूंद की तलाश है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हल्दिया के लोग इस बार किसे विकास का फिल्टर थमाते हैं और किसके वादों में उन्हें मिठास नजर आती है। हल्दिया से उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और
और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। होर्मुज पर अमेरिका और ईरान की तनातनी के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर है। जी हां, भारतीय ध्वज वाला एलपीजी जहाज जग विक्रम होर्मुज पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। लगभग 20,400 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर यह जहाज आज कांडला पोर्ट पहुंचेगा। एलपीजी पोत जग विक्रम 11 अप्रैल को होर्मुज स्ट्रेट पार कर गया था। इस जहाज में 24 नाविक सवार हैं। जग विक्रम के आने से घरेलू बाजार में एलपीजी की उपलब्धता और मजबूत होगी। जग विक्रम मार्च की शुरुआत के बाद फारस की खाड़ी से निकलने वाला 9वां भारतीय जहाज है। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय लगातार विदेश मंत्रालय, खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशनों और अन्य समुद्री हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री संचालन सुचारू बना रहे। और अमेरिका और ईरान के बीच पिछले सप्ताह हुई शांति वार्ता के विफल होने के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के साथ ही अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी शुरू कर दी है। ये नाकेबंदी कल शाम 7:30 बजे से प्रभावी हो गई है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि ये प्रतिबंध फारस और ओमान की खाड़ी में स्थित ईरान के तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करने या फिर बाहर निकलने वाले जहाजों पर लागू होंगे। अधिकारियों ने बताया कि ईरान से बाहर जाने वाले जहाज होर्मुज से गुजर सकते हैं, हालांकि उन्हें बढ़ी हुई सैन्य उपस्थिति और संचार जांच का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी सेना ने चेतावनी दी है कि ईरान के बंदरगाहों पर बिना अनुमति के प्रवेश कर दे या फिर बाहर निकलने वाले किसी भी जहाज को रोका जा सकता है, उनका मार्ग बदला जा सकता है या फिर उन्हें कब्जे में लिया जा सकता है। ईरान के बंदरगाहों पर वर्तमान में मौजूद तटस्थ जहाजों को भी निकलने के लिए सीमित समय दिया गया है। ईरान ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि वो अपने जल क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने नाकेबंदी जारी रहने पर अन्य प्रमुख क्षेत्रीय बंदरगाहों और समुद्री यातायात मार्गों को बाधित करने की धमकी दी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। और अब खबर खेल की। भारत के गौरव श्रीमंत झा ने नॉर्वे के एडफjord में आयोजित नॉर्वे पैरा आर्म रेसलिंग कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 85 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। उन्होंने फाइनल में पोलैंड के मार्सिन चापलेकी को हराकर ये बड़ी जीत दर्ज की। गौरव ने ये स्वर्णिम जीत महान गायिका दिवंगत आशा भोसले को समर्पित की है। गौरव को ये जीत कठिन परिस्थितियों में हासिल हुई क्योंकि लगेज मिस हो जाने के कारण श्रीमंत झा को बिना टीम इंडिया किट के मैदान में उतरना पड़ा। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। श्रीमंत झा वर्तमान में विश्व में 3रे स्थान पर और एशिया के नंबर 1 पैरा आर्म रेसलर है और उन्होंने भारत के लिए 64 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। और बैंकॉक में आयोजित विश्व आर्चरी पैरा सीरीज में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पैरा आर्चर पायल नाग हौसले की जीती जागती मिसाल हैं। 8 साल के उम्र में एक हादसे में हाथ और पैर गंवा देने वाली पायल अब विश्व स्तर पर तीरंदाजी में देश के लिए पदक जीत रही हैं। पायल नाग से खास बात की है हमारी संवाददाता सुचित्रा ने। आपको छोड़े जाते हैं इस खास बातचीत के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ हैं भारत की मशहूर पैरा आर्चर पायल नाग। शीतल जब सुर्खियों में आई थी, जब उनको हमने तीरंदाजी करते हुए देखा था तो सबको मतलब लग रहा था कि कितना एक मुश्किल उनका ये एक सफ़र है। उसके बाद अब आपका सफ़र जो दुनिया के सामने आ रहा है, अगर आपकी इस जर्नी की हम बात करें, कैसे शुरू हुई, कैसे आप आर्चरी से जुड़ी? मुसीबत तो बहुत आए थे पहले, फिर मैं 2023 में आर्चरी स्टार्ट की। 2023 में आर्चरी स्टार्ट की, फिर मुझे मतलब कि ट्रेनिंग देने में, मेरे डिवाइस बनाने में बहुत टाइम लग गए थे। फिर
मेरे गुरुजी जो हैं श्री कुलदीप कुमार वेदवान सर और विलासा मैम, दोनों ही मेरे डिवाइस बनाए। फिर जाके मैं नेशनल खेली 2024 में। वहाँ पे मेरे दो गोल्ड थे। वहाँ पे भी फाइनल में शीतल दीदी के साथ खेली थी, वहाँ मेरे 2 गोल्ड थे। फिर खेलो इंडिया आया, खेलो इंडिया में मेरे सिल्वर मेडल थे। फिर एक और नेशनल आया तो उसमें मेरे सिल्वर और ब्राउंज मेडल थे। अगर थाईलैंड वाले इवेंट की भी हम बात करें, फाइनल में आपको लग रहा था कि आप शीतल को हरा देंगी, और कैसा लगा था शीतल को हराने के बाद? दोनों ही आप मुस्कुरा रहे थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि मेडल दोनों भारत को ही मिले। आपकी दोनों की आपस में कैसी दोस्ती है, कैसी एक दूसरे से बातचीत रहती है? दोस्ती की जगह दोस्ती और प्लेयर की जगह प्लेयर, क्योंकि हमें वहाँ दोस्त जब कंपटीशन ग्राउंड में उतरते हैं तो हम दोस्त मतलब कि दोस्त की तरह नहीं देखते, एक प्लेयर की तरह देखते हैं, कॉम्पिटिटर की तरह देखते हैं, क्योंकि हमें मेडल देना होता है भारत को। तो फिर मैं जब कंपटीशन ग्राउंड में उतरी तो मेरे मन में यही चल रहा था, पायल सामने कौन है ये मत देख, तो अपना बस बेस्ट दे करके मेरे मन में यही सोच रही थी, तो मैं अपना बेस्ट दी। कैसे आपने सोचा तीरंदाजी में आने के बारे में? मुझे तो आर्चरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे जो कोचिस हैं उन्होंने मुझे 2023 में, मैं पहले ड्राइंग करती थी तो वहाँ मुझे किसी ने ट्विटर में ट्वीट किए थे, तो उन्होंने मेरे गुरुजी जो हैं उन्होंने मुझे देखे थे ट्विटर में, तो मुझे ये बच्ची को आर्चरी कराना है करके मतलब कि उधर फ़ोन किए उड़ीसा में, और वहाँ से मुझे 2023 में लिख के आए। आपका अगला लक्ष्य क्या है? क्या आप आर्चरी के खेल में हासिल करना चाहती हैं? क्या आप जीतना चाहती हैं? अभी तो एशियन गेम की तैयारी चल रही है। एशियन गेम में हमारी इंडिया टीम ज़रूर मेडल देंगे इंडिया को, और मेरा यही ड्रीम है कि मैं ओलंपिक में अपने देश को गोल्ड मेडल दूँ। जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है दिव्यांग करके, बहुत सारे दिव्यांग बच्चे अब खेलों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो बच्चे खेलों से जुड़ना चाहते हैं, कोई ना कोई खेल सीखना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी अपनी जर्नी को देखते हुए? मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अपना हिम्मत रखिए, अपना हिम्मत कभी ना हारिए, हिम्मत करते रहिए, एक ना एक दिन ज़रूर सफल होंगे। पायल नाग का यही कहना है कि हिम्मत रखिए, हिम्मत मत हारिए, अगर हिम्मत रहेगी तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ सुचित्रा, DD न्यूज़, दिल्ली।